आज सुनिए स्वतंत्र पत्रकारिता और लेखन में व्यस्त रहने वाली नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी रुक जा नूपुर। नीलम कुलश्रेष्ठ हिंदी की वरिष्ठ लेखिका हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आज तुझे बरसों बाद पकड़ा है। बाजार में सहसा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर मुड़ी। एक भरे बदन वाली गोरे रंग की युवती मेरे मुड़ते ही मुस्कुरा उठी। लेकिन मैं संकोच में ये नहीं कह पा रही थी कि मुझे उसकी सूरत दूर दूर तक भी जानी पहचानी नहीं लग रही। अब क्यों पहचानेगी? अखबार में पढ़ा था कि तेरे शोध कार्य को पुरस्कृत किया गया है। हाँ, लेकिन यार, पढ़ पढ़ कर तेरी याददाश्त बेहद कमज़ोर हो गई है। अब तो मुझे ही नहीं पहचान रही। उसने झुंझलाते हुए अपना बड़ा सा धूप का चश्मा उतारा। अरे नूपुर, तू! मैं हैरानी से बोली। इतना गोरा रंग, इतना सौंदर्य शादी के बाद कहाँ से चुरा लाई है? सब तेरी मेहरबानियाँ हैं। उसने भावुक होकर मेरा हाथ दबाया। मेरी? अरे इतनी जल्दी भूल गई? चल, तुझसे ढेर सी बातें करनी हैं। कहीं चलकर गप्पे मारते हैं। नूपुर के साथ का आकर्षण इतना था कि मैं ये भूल ही गई कि मुझे कॉलेज में पढ़ाने भी जाना है। मैं सोचने लगी कि कहाँ वो दुबले पतले हाथ पैरों वाली नूपुर, जिसके सिकुड़े चेहरे पर बड़ी बड़ी आँखें ही शानदार लगती थीं, और बालों में तेल चुपड़कर दो कसी चोटियों में काला रिबन बांधने वाली नूपुर, और कहाँ ये लहराते हुए बालों वाली तरुणी। मैंने रेस्टोरेंट के काउंटर से कॉलेज में अनुपस्थित रहने के लिए फ़ोन कर दिया। पाइनएप्पल जूस का घूंट लेते हुए मैंने सबसे पहले नूपुर से यही पूछा, यह ज़मीन आसमान का अंतर कैसे हुआ? प्यार करने वाला पति, पैसा, दो गोल मटोल से बच्चे, और कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गईं। और क्या? क्यों बार बार रहस्य रोमांच फिल्मों जैसा नाटक कर रही है? और मेरे ऊपर की गई तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी। कौन सी? यार, कहीं जतिन की बात तो नहीं कर रही है? हाँ, अगर तूने सही समय पर मुझे संभाला ना होता तो शायद ये भरपूर जीवन मेरी पहुंच से बहुत दूर चला जाता। अनायास मेरी आंखों में जतिन का चेहरा घूम आया। पहली बार जब मैंने भी उसे देखा था तो प्रभावित हुए बिना न रह सकी थी। अच्छा लंबा कद, गोरा रंग, अजीब सी मस्ती भरी चाल से वो बाजार की दूसरी तरफ जा रहा था। जब उसने नूपुर को देखा तो आंखें तिरछी करके मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। मुझे लगा उसकी हल्की हरी आंखों में गहरा आकर्षण है। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल ही गया। मेरी छठी इंद्रिय कह रही है कि यह लड़का बेहद दिलफेक होना चाहिए। तेरी छठी इंद्रिय कुछ ना कुछ कहती ही रहती है। कहीं मुझसे जलभुन तो नहीं गई? इतना सुंदर लड़का मुझ पर लट्टू हो गया है। वो अपनी चोटियां झटक कर बोली थी। ये लट्टू होने की बातें आपको ही मुबारक हों, लेकिन फिर भी फूंक फूंक कर आगे बढ़ना मुझे तो बेहद चलता पुर्जा मालूम होता है। आपको तो हर स्मार्ट व्यक्ति चलता पुर्जा नजर आता है। आपकी तरह काले मोटे फ्रेम का चश्मा चढ़ाए हुए कोई ढीला ढाला बुद्धिजीवी होता तो शायद आप उसे पास कर देती। सावधान करना मेरा काम है, उस पर अमल करना तेरा। नोक झोंक करते करते हम लोगों का घर आ गया था। मैं अपने घर की तरफ मुड़ गई थी। बड़ी अजीब सी थी हम दोनों की दोस्ती। कॉलोनी एक, कक्षा एक, लेकिन मिजाज से पूर्व पश्चिम का अंतर था। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। वही घर का कामकाज देखती थी, छोटे भाई बहन को संभालती। घर के रूखे सूखे माहौल के कारण कॉलेज में हर समय शोक तितली बनकर उड़ना चाहती थी, किंतु पिता के कड़क अनुशासन से थर थर काँपते हुए बालों में तेल चुपड़ दो चोटियां करके कॉलेज जाती थी। उधर मेरे घर में हर तरह की आज़ादी थी, फिर भी मेरा मन किताबों में लगता था। मुश्किल हम दोनों की थी, क्योंकि कॉलेज का रास्ता एक ही था। विचारों के न मिलने पर भी वो रास्ता हमें लड़ते झगड़ते नोकझोंक करते काटना ही पड़ता था। बेहद अजीब थी हमारी दोस्ती। मिलते तो लड़ते थे, यदि ना मिल पाते तो दिल को चैन नहीं पड़ता था। यदि किसी कारण एक कॉलेज नहीं जाती थी तो दूसरी को रास्ता काटना दूभर हो जाता था। वो तो बेचारी घर के झंझटों में अधिक उलझी रहती थी। अक्सर मैं ही उसके घर चली जाया करती थी। बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा के बाद मैंने देखा कि वो बहुत बुझी बुझी व गुमसुम रहने लगी है। एक दिन उसे बातों में लगाकर मैं छत पर ले गई। एक कोने में ले जाकर मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तू कुछ बदली बदली सी लग रही है ना? पहले की तरह हंसती है ना, खिलखिलाती है, बस खोई खोई सी रहती है। याद आ रही है।
उसने सूनी आंखों से मुझे देखा था। किसकी? मैं हैरान हो उठी। उसकी, कहते हुए उसने शर्मा कर चेहरा छिपा लिया। अरे क्या फिल्मी हीरोइन जैसा नाटक कर रही है? अभी बीए पास किया नहीं है, बस इधर उधर ताक झांक शुरू कर दी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, उसी ने झांका है। उसकी मासूम सूरत और मुझे गुस्सा व प्यार दोनों एक साथ आ गए। उसने भावुक होकर परीक्षा कक्ष का जो विवरण दिया, उससे मुझे लगा कि मैं पूरी तरह उसके अनुभवों में उतर गई हूँ। परीक्षा के प्रथम दिन ही परीक्षा कक्ष का ये कोना नूपुर को बेहद अच्छा लग रहा था। खिड़की के बाहर से ही वनस्पति विज्ञान आरंभ हो जाता था, इसलिए वहाँ के हरे भरे पेड़ पौधों की सुगंधित हवा को उसने जी भरकर अपने अंदर खींचा। सामने के पेड़ों पर लिपटी हुई लचकीली लताएं दृश्य को और भी सुंदर बना रही थीं। कहाँ खो गई नूपुर रानी? परीक्षा की घंटी बज चुकी है, अब अपनी सीट पर बैठ जाइए। ओह, वो प्रकृति को देखकर अपनी सुध-बुध भूल जाती है, उसकी सभी सहेलियां जानती हैं। वो झेप कर अपनी सीट पर बैठ गई और बेवजह ही रुमाल से पसीना पोंछने लगी। 2 निरीक्षक प्राध्यापकों ने उसके कमरे में प्रवेश किया और दोनों ने कॉपियाँ और प्रश्न पत्र बांटने आरंभ कर दिए। जैसे ही उनमें से एक नूपुर के पास आया, उसने प्रश्न पत्र लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो प्रश्न पत्र फर्श पर गिर गया। वो उसे उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकी। उधर वो प्राध्यापक भी झुका तो दोनों के सिर टकरा गए। घबराहट से उसने प्रश्न पत्र उठाते हुए कहा, सॉरी। कोई बात नहीं, वो उसे देखते हुए शरारत से मुस्कुरा दिए। उनकी इस मुस्कुराहट से नूपुर का दिल तेजी से धड़कने लगा। सिर की झंझनाहट उसके समूचे शरीर में उतर गई। उसे लगा कि उसका सारा खून गालों की तरफ दौड़ने लगा है। उसने मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और प्रश्न पत्र हल करने में लग गई। जब एक कॉपी भर गई तो उसने खड़े होकर जानबूझकर दूसरे निरीक्षक से कहा, सर कॉपी चाहिए। इससे पहले कि दूसरे वाले निरीक्षक कॉपी निकालें, पहले वाले निरीक्षक ने जल्दी से कॉपी निकाली और तेज़ कदमों से उसके पास आ गए और गहरी मुस्कुराहट से उसे देखते हुए बोले, ये लीजिए, आपको और कुछ चाहिए? नहीं। उसने जानबूझकर अपनी आंखें नहीं उठाईं और लिखने में लगी रही। वो महोदय कमरे में निरीक्षण करते समय उसके पास आकर हर 2 मिनट रुककर उसकी कॉपी पढ़ने का प्रयास करते रहते। जब तक वो उसके पास खड़े रहते, नूपुर का दिल घबराने लगता, हाथ में हल्का सा कंपन होने लगता। वो और अधिक सिर झुकाकर उनकी उपस्थिति को अनदेखा कर लिखने में जुट जाती। परीक्षा समाप्त होते ही वो लगभग दौड़ते हुए उसकी सीट के पास आ गए। उसकी कॉपी लेते हुए उन्होंने उसका नाम पढ़ा, नूपुर। फिर ज़बरदस्ती अपना परिचय दिया, मैं जतिन हूँ, लाजपत कॉलेज में इतिहास पढ़ाता हूँ। उसका मन तो हुआ कि चिल्लाकर कहे कि मैंने आपसे आपका परिचय कब पूछा था, लेकिन शिष्टाचारवश सिर्फ इतना ही कह पाई, जी। और जल्दी जल्दी अपने पेन डिब्बे में रखकर तुरंत ही उठ गई। वो उन्हें अनदेखा सा करती हुई बाहर निकल आई और वो उसे मौन खड़े देखते रह गए। पिछले वर्ष के हुए परीक्षा परिणामों के घोटाले के कारण उनके यहाँ के प्राध्यापक निरीक्षण करने लाजपत कॉलेज भेजे गए थे और वहाँ के प्राध्यापकों को यहाँ बुलाया गया था। दूसरे दिन भी जतिन उसे कॉपी देते हुए फुसफुसाए, मैं देखने में बड़ा लगता हूँ, लेकिन सिर्फ 2 वर्ष से ही कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। उसने झुंझला कर इतना कहना चाहा, आप 2 वर्ष से कॉलेज में पढ़ा रहे हूँ या 10 वर्ष से, इससे मुझे क्या? लेकिन संकोच में कुछ कह नहीं सकी। तीसरे दिन तो इतिहास का ही प्रश्न पत्र था। वो उसे प्रश्न पत्र देते हुए फुसफुसाए, आपको यदि कोई उत्तर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। घर के कार्यों में अधिकतर व्यस्त रहने के कारण नूपुर पढ़ाई के लिए कम समय निकाल पाती थी, इसलिए अनजाने में ही उसके मुंह से निकल गया, जी। पिछले 2 दिन की ही तरह उसने दूसरे निरीक्षक की तरफ मुंह करके कॉपी मांगी तो आदतन जतिन लपकते हुए कॉपी लेकर आ गए और फुसफुसाए, इस कॉपी में मैंने एक पृष्ठ रख दिया है जिस पर प्रश्न पत्र में पूछी गई इतिहास की मुख्य घटनाओं के वर्ष लिखे हैं। वो अचंभित हो उनका मुंह देखती रह गई। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की बातें व वर्ष याद रखना उसके बस की बात नहीं थी। किसी तरह थोड़ा पढ़कर थोड़ा मन से मिलाकर घसीटती हुई द्वितीय श्रेणी ले आती थी। जब दूसरे निरीक्षक कुछ मिनट के लिए कहीं गए थे, जभी जतिन ने एक प्रश्न पर वर्ष व कुछ महत्वपूर्ण उत्तर लिख दिए थे। उसने खुशी खुशी नकल कर ली। चौथे दिन तो जतिन का चेहरा देखते उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। उस दिन इतिहास का दूसरा प्रश्न पत्र था। जतिन ने फिर चोरी छिपे उसकी मदद की। उस कक्ष में बैठने वाले सभी लड़के लड़कियां जान गए थे कि जतिन अधिकतर नूपुर की सीट के आसपास मंडराता रहता है।
वो परीक्षा देकर बाहर निकलती तो उसकी सहेलियां खिल्ली उड़ाती। आजकल तेरी उससे बहुत पट रही है। किससे? उस छैल छबीले प्रोफेसर से। क्या पट रही है? वो तो सभी की सहायता करने के लिए भागता रहता है। तेरा तो विशेष ही ध्यान रखता है। तुम लोग तो बेकार की बातें करती हो, कहकर उसने पीछा छुड़ा लिया। घर आकर स्वयं को शीशे के सामने घूम घूम कर निहारती रही। वो हैरान थी कि उसके व्यक्तित्व में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो जतिन जैसा लड़का उस पर मुग्ध हो गया है। अंतिम प्रश्न पत्र के दिन वो उदास थी। जतिन भी कातर आंखों से उसे देख रहा था। प्रश्न पत्र पूरा होने के बाद जब वो उसकी कॉपी लेने आया तो फुसफुसा कर बोला, मैं जुबली बाजार में गोल्डी कोल्ड ड्रिंक्स में शाम को रोज आता हूँ। उसकी इस बात पर नूपुर ने भरपूर आंखों से उसे देखा, लेकिन उत्तर में कुछ भी नहीं कह पाई। तो महारानी जी, आप उस जरा सी घटना के लिए उदास रहती हैं? मैंने अपने घर की छत पर उससे कहा। परीक्षा के दिनों में मैं भी सोचती थी कि आखिर चक्कर क्या है, रास्ते में चकचक करने वाली नूपुर बोलती क्यों नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि परीक्षा की थकान ने बोलती बंद की हुई है। तू ही बता, मैं उससे गोल्डी कोल्ड ड्रिंक्स में मिलने जाऊं या नहीं? बुद्धू है क्या? बीए नहीं करना है? इस चक्कर में मत पड़। वैसे तेरी कोई गलती नहीं है। इस उम्र की किसी भी लड़की के पीछे जब कोई लड़का दो चार चक्कर काट लेता है तो अपने को हूर समझकर उसके पीछे दीवानी हो जाती है। लेकिन आखिर परीक्षा वाले दिन तो बेहद उदास था। ऐसा लग रहा था यदि मैं उससे नहीं मिली तो बेचारा कैसे दिन गुजारेगा। और हाँ, बात तो तू ऐसे कर रही है जैसे मेरी उम्र की लड़की नहीं कोई दादी अम्मा है। मैं तो खैर मैच्योर्ड ही पैदा हुई हूँ, लेकिन तू पागल मत बन। यदि सच्चा प्रेमी होगा तो एक ना एक दिन खुद तेरे पिता के सामने तेरा हाथ मांगने आ जाएगा। एक दिन हम दोनों बाजार जा रही थीं, तभी नूपुर ने जतिन को मुझे दिखाया था। मैं बहुत खुश थी कि नूपुर ने जतिन का ख्याल मन से निकाल दिया है। कुछ महीने बाद भैया के दोस्त जो लाजपत कॉलेज में पढ़ाते थे हमारे घर आए और मुझसे पूछने लगे, क्या नूपुर तुम्हारी सहेली है? जी हाँ। वही तो नहीं जो दो चोटियों में काले रिबन बांधती है, दुबली सी है लेकिन अच्छी लगती है। क्यों, क्या इरादे हैं? मेरे भैया ने बीच में चुटकी ली। मेरे इरादे तो नेक हैं, किंतु तुम्हारी सहेली है इसलिए बता देता हूँ, उससे कहना कि वो संभल जाए। कैसे? आजकल वो हमारे कॉलेज के जतिन के चक्कर में पड़ गई है। वो उसे बर्बाद करके छोड़ देगा। कौन जतिन? हमारे कॉलेज का एक प्रसिद्ध आशिक। मैं तो नूपुर को अच्छी तरह जानती हूँ, वो इन चक्करों से बहुत दूर है। तो उससे पूछना कि वो हर तीसरे चौथे दिन गोल्डी कोल्ड ड्रिंक्स में क्यों जाती है। गोल्डी कोल्ड ड्रिंक्स के नाम से मैं भी चौंक गई। नाम को जाना पहचाना सा लग रहा था। तो आखिर वो मेरे समझाने पर भी अपने को रोक नहीं पाई। लेकिन ये आशिक नाम से क्यों प्रसिद्ध है तो बड़ी घिसी पिटी सी कहानी, लेकिन हर बार दोहराई जाने वाली कहानी। कभी किसी के भावुक मन पर भरपूर चोट लगाकर उसे जीवन भर के लिए आहत कर देती है। जतिन भी पहले सीधा साधा युवक था। फिर क्या हुआ ये कि वो एक जौहरी की बेटी से प्यार कर बैठा। ये दोनों बहुत निकट आ गए थे। दोनों के घर वाले भी उनकी दोस्ती देखकर उनकी शादी के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन व्यापारी की बेटी आखिर व्यापारी ही निकली। अमेरिका में बसे अपनी जाति के किसी लड़के से संपर्क में आते ही वो जतिन को धोखा दे अमेरिका चली गई है। इसलिए जतिन की विचारधारा ही बदल गई। हाँ, कुछ महीने तो अपने ही दुख में डूबा रहा। उन दिनों मैं भी उसी हॉस्टल में था। कक्षा से लौटकर सीधे अपने कमरे में बंद हो जाता। अचानक वो कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से गायब हो गया। किसी को ही पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया है। जब वो लौटा तो एकदम बदला हुआ था। उसकी एक एक बात बदली हुई थी। उसने बालों को नए अंदाज में कटवाया हुआ था और ढेर सारे आधुनिक कपड़े खरीद लिए थे। वो बना ठना हर समय अंग्रेजी बोलता रहता था। वो कॉलेज की किसी न किसी लड़की को आकर्षित करने में जी जान लगा देता। जब वो उसके प्यार में डूब जाती तो उसे धोखा देकर दूसरी को फंसाना शुरू कर देता। इस खेल में उसके चोट खाए अहम को अजीब संतुष्टि मिलती। उसे कॉलेज में नौकरी कैसे मिल गई फिर? पढ़ने में बहुत तेज था। हम दोनों को साथ साथ ही नौकरी मिली थी। हमारे कॉलेज में तो अब लड़कियां उसकी आदत पहचानने लगी हैं, इसलिए तुम्हारे कॉलेज में उसे निरीक्षक बनने का मौका मिला तो नूपुर पर डोरे डालने लगा। जब उसके बारे में किसी ने बताया तो मुझे ख्याल आया कि वो तो तुम्हारी सहेली है, यदि चाहो तो अपनी सहेली को बचा लो। मैं अवाक थी कि किसी के दिल पर लगी चोट इतना भयानक रूप भी ले सकती है। मैं चाहती थी कि फ़ौरन नूपुर से मिलकर उसे सारी स्थिति बता दूं।
दूसरे दिन मुझे उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं ही आ गई। उसे देखते मेरे मुंह से निकला, तेरे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? मुझे कल कुछ लोग देखने आने वाले हैं। पिताजी ने कहा है मैं तुझे बुला कर लाऊं जिससे कल तू मुझे सजने संवरने में मदद कर सके। तेरा मुंह क्यों लटक गया है? तुझे तो खुश होना चाहिए। वैसे भी तेरा पढ़ाई में मन तो लगता नहीं। शादी होने से पढ़ाई से तो तेरी जान छूट ही जाएगी। मैं उसका हाथ पकड़कर जानबूझकर अपने कमरे में ले आई। वो पलंग पर गोद में तकिया लेकर बैठ गई और सुबकने लगी। मैं जतिन के बिना नहीं रह सकती। कौन जतिन? मैं जानबूझकर अनजान बनी रही। यही लाजपत कॉलेज वाला, यानी कि वो धोखेबाज आशिक। धोखेबाज आशिक से तेरा क्या मतलब है? तब मैंने उसे धीरे धीरे जतिन की पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद वो उत्तेजित हो उठी। मान लिया कि तेरी बात सही भी है, लेकिन वो मुझे दिलो जान से चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है। तो अब तक क्यों नहीं की? अब तक क्यों गोल्डी कोल्ड ड्रिंक्स पर तुझे ठंडी बोतलें पिला पिला कर टालता आ रहा है? और एक बात बता दूं कि तू किस बहाने से उस शॉप पर जाती है? वो कुछ शर्मा दी। मैं इवनिंग वॉक के बहाने से घर से निकलती हूँ और रोज़ उस शॉप से 1 रुपए की स्टेप्सिल्स खरीदती थी। उसे देखने का बहाना भर था। धीरे धीरे उसने बात करना शुरू किया। हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी वहाँ पीने लगे हैं। क्या तुझे डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? नहीं, अब वो शादी करने के लिए तैयार है। तुझे अपनी सहेली समझकर एक बात बताना चाहती हूँ, किसी से कहेगी तो नहीं? चल वायदा रहा, किसी से नहीं कहूँगी। मैंने उसकी उदास सूरत पर तरस खाकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगा है कि मेरी किसी दूसरे से शादी होते नहीं देख सकता। इसलिए मैं कल 2 बजे अपने कपड़े एक सूटकेस में रखकर स्टेशन पहुंच जाऊंगी। फिर किसी दूसरे शहर पहुंचकर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं क्रोध से तमतमा उठी। मैं तो तुझे सिर्फ बुद्धू समझती थी, लेकिन तू तो महामूर्ख निकली। अब भी उसकी चालबाजी नहीं समझ पा रही है। कुछ महीनों तक तेरे साथ इधर उधर मौज मस्ती करके वो तुझे छोड़ देगा। उसने शादी करने का वायदा किया है। ये कैसा वायदा है? देखने में इतना अच्छा है, अच्छे पद पर काम कर रहा है, लेकिन फिर क्यों तुझे भगा कर ले जाना चाहता है? क्यों नहीं तेरे पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखता? मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल हैं, इसलिए डरता है। तू यदि घर से भागेगी तो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेगी। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। तूने मुझसे वायदा किया है, इसलिए किसी को ये बात बताएगी नहीं। वो तकिया पलंग पर फेंक किसी चट्टान की तरह खड़ी हो गई। तुझे तेरी बुद्धि ही रोकेगी। मेरी बात पर रात भर विचार करना। यदि भागी नहीं तो अपने बालों में कल तेल मत लगाना। शैम्पू से बालों को धोकर रखना। तेल लगे बालों में तेरा मेकअप मुझसे नहीं होगा। मैंने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। शैम्पू से बाल धोकर जुल्फ़ें बिखराकर तू चाय की ट्रे लेकर उनके सामने चली जाना। सुना है लड़का डॉक्टर है। अरे पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का डॉक्टर है? तब तो तू जरूर भाग जाना, मैं अपना काम फिट कर लूँगी। गुस्से से चिढ़कर मैं चिल्ला उठी थी। वो बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल गई। माँ घबराई हुई सी कमरे में नैपकिन से हाथ पोंछते हुए आ गई थी। तुम दोनों इतनी जोर से क्यों चीख रही थी? जब आपस में बनती ही नहीं है तो मिलती ही क्यों हो? माँ, इस लड़ाई नहीं तो हमारी दोस्ती पक्की कर रखी है। मैं जानबूझकर सहज होकर हंसती। नहीं, तेरी सूरत बता रही है कि बात कुछ गंभीर है। अरे कल नूपुर को कुछ लोग देखने आने वाले हैं, इसलिए उसने मुझे कल बुलाया है। नूपुर को अपना दिया हुआ वायदा याद करके मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई थी। कत्ल की रात क्या होती है मैंने उस रात जाना था। नींद आंखों से बहुत दूर थी। ना इस करवट चैन ना उस करवट चैन। पता नहीं कितनी बार मैं पानी पीने उठी थी। अजीब सी घबराहट हो रही थी। दिल बैठा जा रहा था कि मैंने नूपुर के राज की बात किसी को ना बताकर अच्छा नहीं किया। मैंने अपना वायदा नहीं तोड़ा था। दूसरे दिन दोपहर 3 बजे मैंने नूपुर के घर की घंटी बजाई। दरवाज़ा उसके छोटे भाई ने खोला। आइए दीदी। मेरी उससे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सारा घर शांत था। मैं दम साधे अंदर घुसती चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या विस्फोट होने वाला है। अंदर जाकर देखा, नूपुर के खुले हुए रूखे बाल बिखरे हुए हैं। वो मेज पर रखे फूलदान में कुछ फूल लगा रही है। मैं दौड़ पड़ी। नूपुर! वो भी भाव विभोर होकर मेरे गले लग गई। हम दोनों थोड़ी देर तक सिसकती रहीं। उसके भाई बहन ताली बजाकर हंसने लगे। आप दोनों तो ऐसे रो रही हैं जैसे दीदी अभी ससुराल जा रही है। नूपुर रोते रोते भी हंस पड़ी। फिर उसने उनसे कहा, तुम दोनों जाकर ड्राइंग रूम को ठीक करो, हम दोनों रसोई में जा रही हैं। रसोई में जाते ही मैंने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ?
मैं रात भर सो नहीं पाई थी, तेरी बातों को ठंडे दिमाग से सोचती रही। हम लोगों के 2 बजे घर से भागने का टाइम फिक्स था, लेकिन सुबह बाजार जाने के बहाने जब मैं जतिन से मिलने गई तो उसने पिताजी से शादी के लिए मिलने से इनकार कर दिया। वो यही कहने लगा कि शादी तो कहीं भी भाग कर की जा सकती है, महीने भर बाहर रहेंगे तो बाद में सभी मान जाएंगे। मैंने अधिक जोर दिया कि मेरे पापा से एक बार मिलकर देख तो लो। तो जानती है उसने क्या कहा? क्या कहा? ऐसा करो, तुम शादी उधर कर लो, तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा, मुझसे प्रेमिका के रूप में तुम मेरे फ्लैट में मिलने आती रहना। कहते हुए वो सिसक उठी थी। उस दिन उसने अपने दुख को जब्त करके अपने को बहुत मुश्किल से संभाला था। उसकी बेचैन सूरत को देखकर लड़के वालों ने यही समझा था कि वो इस अवसर पर घबरा रही है। जो बाल उस दिन खुलकर लहराए थे वे आज अचानक मिली नूपुर इस रेस्टोरेंट में सामने बैठी पाइनएप्पल के जूस को गिलास से सिप करती नूपुर के चेहरे पर आसपास फहराकर उसे और भी ग्लैमरस बना रहे थे। आप सुन रहे थे नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी रुक जा नूपुर, लड़कियों को एक संदेश देती हुई सकारात्मक कहानी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।